क्या फंक्शंस हैं? बेटा जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन यही है कि ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही काम है, ये प्रोटेक्शन हमें देता है। सबसे पहले इसकी फंक्शन प्रोटेक्शन की है। किसी भी सेल में ये पहले बाउंड्री होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल में बाउंड्री होती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। सेल के अंदर या बाहर जो भी जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के बगैर नहीं जाता है। अब हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है इसके भी बहुत सारे काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिफरेंट। ट्रांसपोर्टेशन के काइंड्स की बात करेंगे, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे काइंड्स इसके हैं। जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट का बना हुआ होता है, अगर फैट की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली गैसेस की बात करें, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये गैसेस हैं, इनको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जो रैंडमली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। हमने पहले ही कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे काइंड्स हैं और इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। Molecules move from higher to lower concentration. जैसे यहां अगर हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये लोअर की जानिब जाएंगे, वो अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते अंदर की जानिब मूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मिलता है। और एक डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के बाद और एक काइंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करते हैं, लेकिन ये किसी का हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, किसी क्लास में हो, आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है, कुछ के नहीं है, तो आप साइड में जो आपका और एक कुलीग होता है और एक स्टूडेंट है, उससे हेल्प लेते हो कि मुझे इसका आंसर बताइए, थोड़ा सा मुझे क्लू दीजिए, हेल्प कीजिए मुझे। उसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, कि कुछ को फैसिलिटेट करना। यहां पर क्या होता है, जो यूजेस, ये यूज क्या किसको करता है? कैरियर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम मूवमेंट, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स को
मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। यूज कैरियर मॉलिक्यूल, किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, हमारे मेम्ब्रेन लिपिड से बना है जो कि फैट है, तो पानी और ऑयल का मेल नहीं होता है। इसी तरह वाटर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, तो यहां पानी कुछ मॉलिक्यूल्स का हेल्प लेता है, जैसे कुछ प्रोटीन से इनका हेल्प से ही पानी अंदर चला जाता है। इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और एक डिफ्यूजन है, वो है एक्टिव डिफ्यूजन। वन मोर, दैट इज एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है? इसमें भी मूवमेंट होती है, इसमें भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं होता है। नॉर्मल मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना, लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन में इस तरह की मूवमेंट नहीं हो पाती है। ये एनर्जी इस्तेमाल करता है, यूजेस एनर्जी, लाइक कौन सी एनर्जी? एटीपी एनर्जी यूजेस लाइक एटीपी। बाद में हम बताएंगे इस एनर्जी के हवाले से। इसी के आयन्स, इसके आयन्स चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से मूव करते हैं, हायर से लोअर की जानिब और लोअर से हायर की। इस तरह की डिफ्यूजन को हम एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं। ये तीन टाइप्स की डिफ्यूजन हैं जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में यहां पर कहा। एक कहा हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। और भी मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे एक्सोसाइटोसिस होते हैं। एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि सेल की वोमिट करना, सेल वोमिटिंग करता है, लेकिन ये वो वोमिटिंग नहीं है। क्या होता है इसमें? इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। सेल के अंदर से चीजें डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, कम क्वांटिटी से नहीं, ज्यादा क्वांटिटी से निकलते हैं, और इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस एक्सो मीन्स, अगर एक्सो की बात की जाए, एक्सो मीन्स आउट, बाहर निकालना, और साइटोसिस की बात की जाए दैट मीन्स सेल, सेल से कोई चीज बाहर निकालना। दैट मीन्स सेल से बाहर निकालना किसी चीज को। वन मोर, और एक है हमारे पास, और एक हम पढ़ेंगे यहां पर। एक्सो के बाद हम और एक की बात करेंगे, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो मूवमेंट होती है सेल में, एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, सेल ईटिंग एंडोसाइटोसिस में होता है। होता क्या है? इसका मतलब है सेल ईटिंग, सेल के अंदर होने वाली चीजें, बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की मूवमेंट से ही एंटर होते हैं। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के हवाले से हम देखेंगे। उससे पहले एंडो मीन्स इन, यहां पर इसका भी बताएंगे। एंडो मीन्स इन, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल के अंदर। अब हम आगे जाएंगे, क्योंकि व्हाट मेक्स आवर सेल, इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक ही फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, या हम जेल लाइक स्पेस इसको कहेंगे, या हम कहेंगे जेली लाइक
ओके, किसमें होता है? इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड न्यूक्लियस ये होता है। थोड़ा सा हम यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, थोड़ा सा आपको उससे अंडरस्टैंड हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेल ली यहां पर, तो सेल के अंदर हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है, हमने कहा कि इसमें एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो यहां पर जो है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। इनसाइड क्या है इस सेल न्यूक्लियस के? इनसाइड क्या है? न्यूक्लियोइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है। मान लीजिए ये जो सेल हमने यहां पर दिखाई, आउटसाइड अगर देखा जाए न्यूक्लियस एरिया है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आउटसाइड न्यूक्लियस के आउटसाइड ये एरिया है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर स्पेस होती है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सॉरी, मैंने यहां पर कुछ और कहा था। न्यूक्लियस के अंदर जो ये स्पेस है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं, इस खाली जगह को। यहां पर ही बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इसकी फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल। ये प्रोवाइड करता है ऑल केमिकल फंक्शंस। किसके लिए? सेल के लिए फराहम करता है। इनफैक्ट सेल ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। अब हम इससे आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स पर। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, बट हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं, कम ही दिए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे यहां पर हम सेल ऑर्गेनेल्स में हम बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, हम यहां पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, हम यहां पर बात करेंगे गोल्जी बॉडीज की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, इसको ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अहम है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। गोल्जी बॉडीज क्या है? नोन एज पैकेजिंग हब, इसके नाम से इससे जाना जाता है, पैकेजिंग हब के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमने कुछ ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स की यहां पर हमने बताए। और इससे आगे जब हम और ऑर्गेनेल्स की बात करें, प्लास्टिड्स की बात करेंगे। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं किनमें? प्लांट्स में, इन प्लांट्स। इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो सेल वॉल, ये भी प्लांट सेल में होता है। और वैक्यूल्स, हम यहां पर उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे जो कि आपके बुक में है। ओके, उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे जो कि आपके
बुक में दिए गए हैं। वन बाय वन हम अब इनको इनकी फंक्शन की बात करेंगे, देखेंगे इनका काम क्या है वन बाय वन। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस का के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मैं यहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के होते हैं। दो मेम्ब्रेन है इसके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है इसमें। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा है। मैंने इससे पहले ही कहा कि जो एम्प्टी स्पेस होती है न्यूक्लियस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्लाज्मा। और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाइड। और इसी में क्या होता है, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स भी होते हैं इस तरह के। क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। मैंने यहां पर न्यूक्लियस ड्रा किया और इसके दो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। जो बाहर का लेयर है इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ लेयर है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद खाली स्पेस है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद बीच में स्पेस होता है न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही डीएनए का अरेंजमेंट है। प्रोटीन्स के साथ मिलकर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डीएनए है। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, उनकी फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ होल्स, आपको इस तरह के कुछ होल्स देखने को मिल पाएंगे। कुछ होल्स आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिल पाएंगे, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और इन्हीं से चीजों को इन और आउट किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी सरफेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और क्रोमैटिन फाइबर की। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे भी देखते हैं, जैसे हमारे बाल है, हमारे टांगे हैं, हम जैसे भी हैं, ऑल ड्यू टू डीएनए। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और न्यूक्लियस भी केमिकल बनाती है जिसको आरएनए कहते हैं। आरएनए जिसको कहते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इनसे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। इनसे हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। आरएनए से हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज आवर जेनेटिक मटीरियल। यही हमारी जेनेटिक मटीरियल, यही हमारी जेनेटिक मटीरियल है। बट व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल? अब यहां पर बात हो रही है जेनेटिक मटीरियल है क्या। यह इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। दैट इज जेनेटिक मटीरियल। स्टोर इंफॉर्मेशन होती है, पास होती है नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही देखते हैं। डीएनए फॉर्म्स, डीएनए फॉर्म करता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर डीएनए विच इज कॉल्ड, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रोमोसोम्स कहते हैं। आपने बहुत ये नाम सुना होगा। ये जो क्रोमोसोम्स है इनको भी हम अपनी हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। डीएनए ही है जो प्रोटीन के साथ मिलकर एकर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में इस तरह क्या है जिससे ये चीज ट्रांसफर होता है, वो है जीन्स। क्या होता है बेटा? जीन्स होते हैं। जीन्स होते हैं। जीन जो है ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? तो डीएनए थ्रेड में ही छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, इतने हिस्से होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जिससे प्रोटीन बनते हैं। इन शॉर्ट, जीन्स डीएनए के कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं, और यही इंफॉर्मेशन काफी होता है। हमारे आंखों का कलर भी प्रोटीन की वजह से है, हमारे बाल की केराटिन से बने हुए होते हैं हमारे बाल, प्रोटीन विच इज ए प्रोटीन आल्सो। हमारे स्किन कोलोजन से बने हुए हैं जो कि एक प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन ही फ्रेगमेंट है डीएनए का जो पास करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन तक, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इससे आगे जब हम जाएंगे, न्यूक्लियस को छोड़कर और एक ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इनकी शेप इस तरह की होती है। हमने इससे पहले ही कहा, ये बंडल लाइक ऐसे होते हैं। रेटिकुलम छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। अगर न्यूक्लियस यहां पर, तो न्यूक्लियस के साथ ये अटैच होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें, ये हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस में। हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन तैयार करने में। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसाइज करता है। लिपिड्स भी सिंथेसाइज करता है। और क्या ये काम करता है इसकी? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अवर सेल। ये स्ट्रेंथ देता है किसको? सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प किस तरह करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के डॉट्स होते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होती है, इनसे प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किनको? जिनके साथ प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम्स होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो देखने में तो रफ लगते हैं। जिस तरह हमारे स्किन स्मूथ है, लेकिन अगर इसमें पिंपल्स होंगे तो ये हमें रफ दिखेगा, तो हमारी स्किन फिर रफ दिखेगी। और इसी तरह जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं तो इसकी रफ सरफेस देखी जाती है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इससे
बनता है प्रोटीन। और एक प्रोटीन इसका जो सुमोथ होता है, इसमें राइबोसोमल नहीं है, इसको हम सुमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें राइबोसोमस नहीं होते, इसको सुमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको हम सुमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और यही लिपिड बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये वाला सुमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे आगे जब हम जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर एक नेट टाइप का है, जिससे सेल को स्ट्रेंथ मिलती है। पूरे ऐसे, ये देखा आपने, ऐसे ऐसे नेट की तरफ पकड़ के रखता है, इससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। नाउ वी गो टुवर्ड्स, हम और एक चीज की जानिब जाएंगे, दैट इज गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus की बात हम करेंगे अब। गोल्जी apparatus also known as a processing hub या processing unit of cell, इसको processing unit भी कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग हब भी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आता है वही यहां पर मॉडिफाई होता है। गोल्जी apparatus उनको प्रोटीन और लिपिड्स को जो रॉ मटेरियल होता है उनको प्रोसेस करता है, उनको तैयार करता है। इस तरह से सेल इस प्रोसेस्ड मटेरियल को एक्सेप्ट करता है। यहां पर ही मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होता है यहां पर? मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस यहीं पर होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus पास पास रहते हैं, एक दूसरे के पास पर, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर करेगा, मुझे प्रोटीन बना के दो। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जो प्रोटीन बना वो फाइनल गुड नहीं है, तो गोल्जी apparatus जो है, गोल्जी जो है, उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद वो प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये तीन चीजें करीब करीब रहते हैं। अब और एक सेल ऑर्गेनल की तरफ जाएंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात जब होती है, इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होता है इसका। इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होता है। क्या होता है? क्रिस्टा होता है। वो इस टाइप का होता है, ऐसे होता है वो। इसको क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, यहां पर मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस चीज का बना हुआ होता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इसका इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर फोल्डिंग्स है। ये जो ये फोल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, इसको क्रिस्टा कहते हैं। और बीच में खाली जगह जो रह चुकी है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हर किसी मेम्ब्रेन की अहमियत है, हर किसी मेम्ब्रेन की अपनी अपनी अहमियत है, कोई ऐसा वैसा ही नहीं रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज आल्सो पावर हाउस ऑफ सेल, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ
सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस करता है एनर्जी को, एनर्जी को प्रोसेस करता है, प्रोसेस्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एटीपी। एटीपी की एनर्जी को ये प्रोसेस करता, जिसको केमिकली हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल है, केमिकल एनर्जी होती है इसमें। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमेशा हम अपनी बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम स्टोर एनर्जी या केमिकल बॉन्ड के शक्ल में स्टोर करते हैं। तो इस केमिकल बॉन्ड एनर्जी का नाम है एटीपी। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब हम और एक ऑर्गेनल की तरफ जाएंगे, वो है सेल वॉल। अब हम सेल वॉल की जानिब जाएंगे। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ही सिर्फ होता है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बन सेलुलोज ही है, जो प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। इसमें प्रोटीन और हेमिसेलुलर, सॉरी इसमें प्रोटीन नहीं होते, इसमें पैक्टीन, पैक्टाइन शायद उसे कहा जाता है, पैक्टीन। और इसमें पैक्टाइन और हेमिसेलुलोज होता है, जो कि थोड़ा सा कम ही होता है। हेमिसेलुलोज, ये सारी चीजें मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। इसकी फंक्शन, मेन फंक्शन की बात की जाए तो सेल वॉल की मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। इसकी मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। सेलुलोज बंडल्स में होता है। सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं, बंडल लाइक होता है। और इसको पैक्टीन बांध के रखता है। जो मैंने यहां पर ये रस्सी बांध लगा के रखी, ये पैक्टीन होती है। पैक्टीन से ये बांधा हुआ होता है। कौन? सेलुलोज। ये मान लीजिए ये सेलुलोज है, सेलुलोज। और एक बंडल को दूसरे बंडल के साथ हेमिसेलुलोज बांध के रखता है। ये जो एक को दूसरे के साथ इसको बांध के रखता है हेमिसेलुलोज, लोज इसको बांध के रखता है। और एक सेल ऑर्गेनल की तरफ अब हम जाएंगे, दैट इज, और एक सेल ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज वैक्यूल। और एक सेल ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज वैक्यूलस। जब वो वैक्यूलस की बात है, ये भी मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में ही। 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये सेल का, 80% वॉल्यूम, तो बहुत सबसे ज्यादा वॉल्यूम। 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय इट। वैक्यूल की तरफ एक ही मेम्ब्रेन है, वो है टोनोप्लास्ट। इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। एक ही मेम्ब्रेन इसमें होता है। इसमें 2-3 मेम्ब्रेन, ओनली वन मेम्ब्रेन, दैट इज टोनोप्लास्ट। इसकी फंक्शन है स्टोरेज करना। अगर इसकी बात की जाए तो वैक्यूल इस तरह एम्प्टी होता है, तो इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। तो इसकी फंक्शन क्या है? स्टोर करना। ये गैसेस, वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, और न्यूट्रिएंट्स भी इसमें स्टोर होते हैं। और एक ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिड दो टाइप के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। दो टाइप के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट दो टाइप के हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स की बात हो रही है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिससे हमें रंग बिरंग फूल मिलते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल प्लास्टिड के बारे में, जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि यह स्पेशल प्लास्टिड है, इसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है